forces capital X, capital Y, capital Z act along the three lines y is equal to b, z is equal to minus c, z is equal to c, x is equal to minus a and x is equal to a, y is equal to minus b रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन जो इसके ठीक पहले हम लोगों ने किया है उसी पे आधारित ये भी क्वेश्चन है। अब इसमें देखें थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया गया है। यहाँ भी जो तीन फोर्सेस है वो कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। अब यहाँ जो कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलावा जो फोर्सेस का कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम है वो नहीं है। ये फोर्स है कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड एक्ट अलोंग द थ्री लाइंस। ये तीन फोर्स है जो तीन लाइन के अलोंग वर्क कर रहे हैं। और वो तीन लाइन कौन से हैं कि एक प्लेन है आपका y इक्वल टू बी और दूसरा प्लेन है z इक्वल टू माइनस सी। तो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन मिलेगा। उस लाइन के अलोंग पहला फोर्स जो है आपका कैपिटल x वो आपका वर्क कर रहा है। जो ये दूसरा लाइन है z इक्वल टू सी, x इक्वल टू माइनस ए। तो यह एक प्लेन है, दूसरा प्लेन है। इन दोनों के इंटरसेक्शन से एक लाइन मिलेगा। उस लाइन के अलांग आपका दूसरा फोर्स y ये वर्क कर रहा है। और तीसरा जो है प्लेन x इक्वल टू ए, प्लेन y इक्वल टू माइनस बी। ये दो प्लेन हैं और इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से जो लाइन मिलेगा वो हमारा तीसरा फोर्स z वर्क कर रहा है। तो अभी तक यहाँ तक हम लोगों ने जो पढ़ा उससे ये मिला कि तीन फोर्सेस कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, ये तीन फोर्स हैं जो तीन लाइन के अलांग वर्क कर रहे हैं। और ये तीनों लाइन का जो इक्वेशन है वो सिमेट्रिकल फॉर्म में नहीं है, नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म है। यानी दो प्लेन है और दोनों प्लेन को एक साथ लिख लिया गया तो यह एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से मिलेगा। तो इतना दिया कि तीन फोर्स है और वो तीन लाइन के अलांग वर्क कर रहा है। आगे का जो वर्क है सो दैट दे विल हैव ए सिंगल रिजल्टेंट इफ a बाई एक्स प्लस b बाई वाई प्लस c बाई जेड इज इक्वल टू 0। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये दिया गया है कि जो ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस हैं जो थ्री लाइन के अलांग वर्क कर रहे हैं तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट हमारा r और g होता है। और सेंट्रल एक्सिस के अलांग जब लेते हैं तो r और g का थीटा होता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पूरा सिस्टम सिंगल फोर्स में यदि रिड्यूस्ड हो जाए तो हमको ये कंडीशन मिलेगा। यदि पूरा सिंगल फोर्स में सिस्टम रिड्यूस्ड हो जाए तो ये हमको मिलेगा। तो इस तरह से ये पहला पार्ट हमको दिखाना है। और दूसरा दिखाना है कि दैट द इक्वेशन टू द लाइन ऑफ एक्शन, जब ये सिंगल फोर्स में सिस्टम रिड्यूस्ड हो जाए तो ये कंडीशन आएगा। और उस सिचुएशन में जो सिंगल फोर्स जिस लाइन के अलांग वर्क करेगा वो लाइन का जो इक्वेशन होगा, वो जो इक्वेशन होगा इनमें से कोई दो लोग, जैसे हमारा यह एक है दूसरा ये है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन मिलेगा उस लाइन को आपको जो लाइन ऑफ एक्शन होगा वो इसी इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन मिलेगा वही इसका लाइन ऑफ एक्शन होगा। तो तीन फोर्सेस हैं, तीन प्लेन्स हैं और इन तीनों में किसी दो को लोगे तो उसके इंटरसेक्शन से एक लाइन मिलेगा। और वो जो लाइन होगा वही लाइन जो ये इक्वेशन दिया गया है जो सिंगल फोर्स जिसके अलांग वर्क करेगा उसका यही इक्वेशन होगा। तो ये हमारा टोटल जो क्वेश्चन दिया गया है उसका ये मतलब है। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन के लिए देखिए, सॉल्यूशन के लिए आपको ये बताया गया है कि जब फोर्सेस वर्क करें तो हमें देखते हैं कि जिस लाइन के अलांग वर्क करता है उस लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। लेकिन हमारे पास ये सिमेट्रिकल फॉर्म नहीं है। तो जब सिमेट्रिकल फॉर्म नहीं है तो इसको सिमेट्रिकल में बदलेंगे। और सिमेट्रिकल में बदलने का क्या वर्क है कि उस पर एक पॉइंट चाहिए और उस पर हमको एक उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइन चाहिए।
तो अब ये कैसे मिलेगा, तो पहले देखो कि दोनों के इंटरसेक्शन से हमको क्या मिल रहा है। तो अब इसके लिए आप देखो क्या कर लो, हमने जैसे पहला लिया या इसको x एक्सिस ले लिया, इसको y एक्सिस ले लिया और इसको z एक्सिस ले लिया। इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो लाइन मिलेगा उस लाइन का इक्वेशन एक को लिखना बता रहे हैं और उसके हेल्प से आप शेष दो को कर लेंगे। तो आप देखो क्या है, इसको ये आपका x एक्सिस है, तो अब ये आपका y एक्सिस होगा, परपेंडिकुलर होंगे x एक्सिस से y एक्सिस से और z एक्सिस से। तो पहला जो प्लेन है वो y इक्वल टू बी, y इक्वल टू बी का मतलब हमारा y इक्वल टू 0 होता, y इक्वल टू 0 तब आपका x z प्लेन ये प्लेन होता y, लेकिन y इक्वल टू बी है, इसका मतलब इस प्लेन के पैरेलल प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल प्लेन। तो हमने सपोज कर लिया कि इसका पैरेलल प्लेन जो कितने डिस्टेंस पे हो, b डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस हमने सपोज कर लिया कि यह b है। तो यह प्लेन y इक्वल टू 0 है, एक्स जेड प्लेन y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू बी है, माने इस प्लेन के पैरेलल b डिस्टेंस पर, तो हमारा ये प्लेन हो गया y इक्वल टू बी, ऐसा मिल गया y इक्वल टू बी, हमको यह प्लेन मिल गया, यह प्लेन। अब दूसरा देखो क्या है, z इक्वल टू माइनस c, तो यदि z इक्वल टू 0 होता तो यह z इक्वल टू 0 तब आपका यह एक्स वाई ये प्लेन, यह एक्स वाई प्लेन, ये y इक्वल टू z इक्वल टू 0 है, लेकिन z इक्वल टू माइनस c, इसका मतलब z इक्वल टू 0 प्लेन के पैरेलल प्लस c रहता तो इस पर c डिस्टेंस इधर आता, और माइनस c है, इसका मतलब इससे c डिस्टेंस पर ये नीचे, यानी ये प्लेन, ये जो प्लेन है तो इस प्लेन के नीचे आपका ऐसे ये प्लेन मिलेगा। अब दोनों प्लेन को देखो, एक प्लेन हमारा y इक्वल टू बी है तो y इक्वल टू 0 ये प्लेन हुआ, और इसके पैरेलल b डिस्टेंस पर, तो ये डिस्टेंस b है, इसके पैरेलल हमारा यह प्लेन मिल गया, यह प्लेन मिला, तो ये y इक्वल टू बी हुआ। अब आपको z इक्वल टू माइनस है, तो z इक्वल टू 0 देखो क्या है, तो z इक्वल टू 0 आपका ये प्लेन हो गया, x y z इक्वल टू 0, z इक्वल टू प्लस c होता तो इसके पैरेलल z इक्वल टू 0 के पैरेलल ऊपर होता, लेकिन z इक्वल टू माइनस, इसका मतलब इसके निगेटिव डायरेक्शन में, इसके पैरेलल c डिस्टेंस पर। तब आप देखो कौन कौन सा प्लेन, एक प्लेन z इक्वल टू सी, ये z इक्वल टू ऊपर c और z इक्वल टू माइनस सी, z इक्वल टू माइनस सी, यह प्लेन एक प्लेन हुआ, एक प्लेन। और दूसरा प्लेन जो है वो y इज इक्वल टू बी, तो y इक्वल टू बी जो आया, अब देखो ये z इज इक्वल टू माइनस सी, यह प्लेन, z इक्वल टू 0 यह एक्स वाई प्लेन, इसके पैरेलल c डिस्टेंस पर नीचे, तो z इज इक्वल टू माइनस ये हो गया। और पहला जो हुआ था y इक्वल टू बी, तो y इज इक्वल टू बी, इसका मतलब ये आपका y एक्सिस है, y एक्सिस, तो y इक्वल टू 0 ये होता और y इक्वल टू बी, तो यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन यही y इक्वल टू बी है, ए वाई इस पर b डिस्टेंस पर इसके पैरेलल, तो ये आपको मिल गया, यह मिला इन दोनों के इंटरसेक्शन से, यही लाइन आपका मिलेगा, ये लाइन, ठीक है। तो जब ये लाइन मिला, एक आपका z इक्वल टू सी यह प्लेन है, ये प्लेन, और y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू सी, और ये y इज इक्वल टू 0 यह है, और y इज इक्वल टू बी ये प्लेन। तो दोनों के इंटरसेक्शन से, तो ये हमको यही लाइन मिल जाएगा दोनों के इंटरसेक्शन से। तो जब ये लाइन मिला तो ये लाइन देखो तुम्हारा x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल,
और इसका डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 होता है, इसलिए इसका भी 1 0 0 हो गया। अब देखो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जो ये लाइन मिल रहा है यह, तो इसका कोऑर्डिनेट देखो, इसका कोऑर्डिनेट में जो आएगा वो तुम्हारा ये y की वैल्यू b, y कोऑर्डिनेट b, और z का कोऑर्डिनेट -c, और ये x इसका जो होगा ये इस पर है तो यह x 0, यानी x 0 y b और z -c, तो 0 b -c एक पॉइंट हो गया, और ये x एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए इसका डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0। तो इस तरह से अब ये आपको समझाने का प्रयास किया गया कि वो जो लाइन होगा उस पर पॉइंट कौन सा होगा और उसका डायरेक्शन कोसाइन कौन होगा, लेकिन ट्रिक जो तुम लिखने के लिए यूज करोगे तो फिर जैसे इसके पहले वाला प्रॉब्लम किया गया था, तो इसमें y का कोऑर्डिनेट b और z का कोऑर्डिनेट -c, और जो नहीं है वो 0, तो x 0, तो यानी इस पर 0 b -c पॉइंट हो गया, और जो है उसका जब लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, तो जो नहीं है उसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन, तो y z है x नहीं है, तो x का डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0। इसका मतलब इसका डायरेक्शन कोसाइन भी मालूम हो गया और पॉइंट भी मालूम। तो अब इसका सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन इन सिमेट्रिकल फॉर्म, इक्वेशन इन सिमेट्रिकल फॉर्म ऑफ द लाइन्स y is equal to b, z is equal to -c। z is equal to c, x is equal to -a, and x is equal to a, y is equal to -b are given by। अब देखो पहले का लिखेंगे यहाँ, तो पॉइंट हुआ x नहीं है तो x 0 y b z -c, तो अब इसका डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0, तो ये हो गया x -0/1 और y -b/0 और z +c, z -c z +c 0। ये आपका पहला लाइन हो गया, और इस लाइन के अलग फोर्स कौन सा वर्क कर रहा है, वो कैपिटल X। तो पहले तीनों लाइन का इक्वेशन लिखो और दूसरे लाइन का लिखो। तो इसमें देखो z है और x है, y नहीं, इसका मतलब y 0, तो यह -a पॉइंट x का कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, तो -a y 0 और z c। अब जो डायरेक्शन कोसाइन, तो जो इसमें नहीं है उसी लाइन का डायरेक्शन कोसाइन उसी किया, तो x है z है y नहीं है, तो y का डायरेक्शन कोसाइन 0 1 0 ऐसा आ गया। तो अब इसका देखो, तो यहाँ से x प्लस a और y एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 0 1 0, और यहाँ y नहीं है तो y -0, तो यह 1 और z -c और अपन 0, तो यह 1 0 0 0 1 0 एंड अब इसका देखो x है y है z नहीं है, इसका मतलब डायरेक्शन कोसाइन z एक्सिस का, तो z एक्सिस का 0 0 1, अब इसमें z नहीं है तो z = 0, तब हमारा x का कोऑर्डिनेट a और y का कोऑर्डिनेट -b और z का कोऑर्डिनेट 0, तो यह x -a/0
ये जेड नहीं है तो जेड एक्सिस का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा वो इसका डायरेक्शन कोसाइन, तो जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन 0 0 1, तो x माइनस है y 0 और यह y प्लस बी अपान 0, और z नहीं है तो वो 0 अपान 1 ऐसा है। अब तीनों लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म में डायरेक्शन कोसाइन लिख लिया गया। अब जब सिमेट्रिकल फॉर्म में डायरेक्शन कोसाइन लिख लिया जाता है तब हम क्या करते हैं कि इसमें कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z और कैपिटल L M N ये वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहला फोर्स जिस लाइन के अलग वर्क कर रहा है वो किस पॉइंट से पास कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट, तो नाउ अब A 0 B और माइनस C इससे यह पास कर रहा है और इसका डायरेक्शन कोसाइन 1 0 0 है और जो फोर्स है वो कैपिटल X है, तो X में L से करोगे तो हमारा X एक्सिस के अलग कंपोनेंट आएगा, तो यानी x इंटू 1 कैपिटल X आई x इंटू 0 0 x इंटू 0 0 ये हमारा फोर्स का कंपोनेंट आ गया। अब ये माइनस A और यह 0 और यह C, अब इसमें y इसके अलग y वर्क कर रहा है, तो यह 0 कैपिटल Y और यह 0 और लास्ट हमारा A और माइनस B और 0 और इसके अलावा तीसरा फोर्स हमारा Z वर्क कर रहा है, तो इसलिए यह 0 0 और Z ऐसा आ गया। तो कंपोनेंट्स या अलजेब्रिक सम ऑफ कंपोनेंट्स along x एक्सिस इज इक्वल टू, तो x एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट लोगे तो सबका x कंपोनेंट यानी यह x प्लस इसका पहला 0 प्लस इसका पहला 0 यानी कैपिटल X ऐसा। फिर इसके बाद से अलजेब्रिक सम, algebraic sum are components along y-axis is equal to 0 plus y plus 0 that is capital Y। फिर उसके बाद से algebraic sum are components along z-axis, तो 0 plus 0 plus z is equal to z। तो इस तरह से हमने कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z निकाला। तो कैपिटल X को होते हैं सभी फोर्सेस का X एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा उसका अलजेब्रिक सम, तो वो वैल्यू हमारा कैपिटल X आया, और Y जो हम लिखते हैं वो हमारा कैपिटल Y के इक्वल है, जो कैपिटल Z लिखते हैं वो कैपिटल Z के ही इक्वल है। अभी तक देखो जो वर्क किया गया अभी इसको मिटाने जा रहे हैं, इसलिए एक राउंड जो वर्क हुआ है उसको समझ लो। उसमें ऐसा किया गया है कि ये तीन फोर्सेस जो तीन लाइन के अलॉन्ग वर्क कर रहे हैं वो हमारा नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था उसी के अनुसार उन तीनों का सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखा, और जब सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिख लिया तब हम देखते हैं कि पहली लाइन किस पॉइंट से पास किया उसका कोऑर्डिनेट, और इसके अलॉन्ग कौन सा फोर्स है तो उसमें यल से प्रोडक्ट करोगे तो हमारा x के अलॉन्ग कंपोनेंट आएगा, m से करोगे तो y के अलॉन्ग कंपोनेंट, z से तो z के अलॉन्ग कंपोनेंट, ऐसे तीनों फोर्सेस का कर लिया। अब हमारा सभी फोर्सेस का x एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा उसका अलजेब्रिक सम,
तो पहले का एक्स एक्सिस के एलांग कंपोनेंट ये है, दूसरे फोर्स का एक्स एक्सिस के एलांग कंपोनेंट ये है, और तीसरे के एलांग एक्स एक्सिस का एलांग कंपोनेंट ये है। तो जब तीनों का सम कर देंगे तो एक्स एक्सिस के एलांग सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम आ जाएगा उसके कंपोनेंट का। तो वो हम डिनोट इसके पहले करते रहे उसको कैपिटल एक्स से, लेकिन यहाँ कैपिटल एक्स फोर्स दे दिया है, इसलिए हम सीधे कैपिटल एक्स ना लिखे, हम सभी फोर्सेस का एक्स एक्सिस के अलावा कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम लिखे, लेकिन उसकी वैल्यू वही एक्स ही आया है। यानी जो फार्मूले में कैपिटल एक्स था वो कैपिटल एक्स ही आया। ऐसे कैपिटल वाई कैपिटल जेड ये हमने कर लिया। अब इसके बाद से यल यम यन एल यम यन, तो यल यम यन के लिए क्या करेंगे, ए एल के लिए ये पहले को छोड़ दो और इसका प्रोडक्ट, तो यह जीरो और यह जीरो, तो जीरो पहले से यल जीरो, दूसरे से देखो इसको छोड़ दो तो जीरो माइनस सी वाई, तो यह माइनस सी वाई, और तीसरे को देखोगे तो यह माइनस बी जेड, पहले को छोड़ेंगे तो माइनस बी जेड, तो ये माइनस बी जेड, यानी फाइनली हमको यल जो मिला वो माइनस सी वाई और माइनस बी जेड ऐसा है एल। अब यम निकालो एम, तो यम का मतलब है कि दूसरे को, तो इसको छोड़ो तो ये माइनस सी एक्स, माइनस सी एक्स, अब इसको करोगे तो यह भी जीरो और ये भी जीरो, इसको करेंगे यहाँ से तो जीरो माइनस ए जेड, तो माइनस ए जेड ऐसा आया एम। अब यन देखो तो एन, एन जब हम लिखेंगे तब वो लास्ट वाले को छोड़ो, तो ये लास्ट वाले को, तो जीरो माइनस बी एक्स, तो यह माइनस बी एक्स ऐसा है। फिर इसको करो, ये लास्ट वाले को छोड़ो तो माइनस ए वाई, माइनस ए वाई, और तीसरे को तो यह जीरो और यह जीरो। तो यही हमारा कैपिटल यल, कैपिटल एम और कैपिटल एन, ये हमने निकाल लिया। कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई और कैपिटल जेड ये निकाल लिया। ठीक है, कि सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन, सेंट्रल एक्सिस छोड़िए अभी, आपने जो तीन फोर्सेस है तीनों फोर्सेस का तीन लाइन के अलांग जो वर्क कर रहा है वो तीनों का हमने सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखा, और उसके हेल्प से कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, कैपिटल यल एम एन इनकी वैल्यू को निकाल लिया। अब ये तो हम लोगों को जो निकालना था निकाला, अब करना क्या है, तो कहा जा रहा है कि सो दैट दे विल हैव ए सिंगल रिजल्टेंट इफ ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई प्लस सी बाई जेड इक्वल टू जीरो। तो हमको ये पता है कि कोई एक रिजिड बॉडी है और उस रिजिड बॉडी को किसी भी पॉइंट के थ्रू एक सिंगल फोर्स आर और एक कपुल जी इसमें रिड्यूस कर सकते हैं। और फिर दूसरा ये देखा गया कि जो जी है उसको आर के अलावा जब करते हैं तब वो जी नहीं रहता है, जी का थीटा हो जाता है, और जब जी भी आर के डायरेक्शन में वर्क करता है तो अब वही लाइन हमारा सेंट्रल एक्सिस कहलाता है, वो सेंट्रल एक्सिस कहलाता है। तो सेंट्रल एक्सिस के अलावा हमारा फोर्स आर और कपुल जी का थीटा जिसको के से डिनोट करते हैं ये वर्क करता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सिस्टम हमारा केवल सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाए। तो हम लोग पीछे आर्टिकल कर चुके हैं, कल यूज भी किया गया था कि पूरा सिस्टम सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाए तो एक कंडीशन आता है कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू जीरो। तो अब ये कहा जा रहा है कि यदि यह सिंगल रिजल्टेंट में रिड्यूस हो तो ये कंडीशन आएगी। तो अब हम क्या कर लें कि सपोज कर लें कि यह सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो गया, तो जब सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो गया और तब हम इसको दिखा दें तो सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू जीरो, क्योंकि पीछे आर्टिकल की गई है कि पूरा सिस्टम सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाए तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड जीरो हो जाता है। तो ये सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाए ये ले लें, यानी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड
को 0 कर दें और उसमें जो यल की वैल्यू इस क्वेश्चन में आया, एम की वैल्यू जो आया, एन की वैल्यू आया, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड जो आया उसकी वैल्यू को रख दो और तब रखने के बाद उसको देखें कि क्या इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यदि इसमें लिख दिया गया तो सिंगल रिजल्टेंट में रिड्यूस होने पर ये पार्ट हमको मिल गया, पहला पार्ट यही प्रूव करना है, तो वही लिखते हैं। तो द सिस्टम reduced to a single force if Lx plus My plus Nz is equal to 0। ये हमारा फार्मूला होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में देखो L M N कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z इसकी जगह क्या दिया है, तो जो निकाला गया उसको लिखें। तो पुटिंग कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z L M N इन Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू 0। तो ये लिखोगे तो यल, यानी ये आपको दे दिया एल, एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू निकाला गया है माइनस सी वाई माइनस बी जेड, ये निकाला गया है। और ये तो यल की वैल्यू इसके साथ एक्स है, एल एक्स प्लस एम वाई, तो एम की वैल्यू माइनस सी एक्स और प्लस माइनस ए जेड और इसके साथ वाई और प्लस एन जेड, तो एन की वैल्यू माइनस बी एक्स और माइनस ए वाई और जेड इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे कि देखो कि एक तरह के जो टर्म है उनको एक पास लिखो। तो एक तरह का टर्म जैसे एक्स का करोगे तो वाई एक्स माइनस सी वाई एक्स, और यहां से देखो माइनस सी वाई एक्स चाहे एक्स वाई, तो ये 2 टाइम्स हो गया, यानी दिस इंप्लाई माइनस 2 सी वाई एक्स ऐसा गया। तो यह एक्स वाई एक्स और ये वाई एक्स, ये 2 एक साथ हो गए। अब इसके बाद से देखो ये बी जेड एक्स और फिर यह जेड एक्स, तो माइनस बी जेड एक्स और माइनस बी जेड एक्स, तो माइनस 2 बी जेड एक्स। अब आपका क्या बचा कि ये दोनों हो गए। अब यहाँ से एक्स वाई ये तो आ चुका है, वाई जेड का टर्म नहीं है, तो माइनस ए जेड वाई और माइनस ए जेड वाई, तो माइनस 2 ए जेड वाई ऐसा आ गया। अब हम लोगों ने एक कंडीशन कब पाया कि जब ये लिखा कि सिस्टम हमारा सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो गया, तो सिंगल फोर्स में रिड्यूस होता है तो ये कंडीशन आता है, ये प्रूव किया जा चुका है। अब इसी में कैपिटल एल एम एन और कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड इनकी वैल्यू को इसमें से निकाल करके रख दिया गया, तब हमको यही मिला है, ये मिला है। अब इसको जिस फॉर्म में हमको रिजल्ट लाना है उस फॉर्म में ले, तो देखो यहाँ सब में 2 का प्रोडक्ट है, एक्स वाई है, जेड एक्स है और ये वाई जेड है, 2 है। और हमको न्यूमरेटर में कुछ नहीं चाहिए, केवल डिनोमिनेटर है। तब एक्स वाई जेड से टोटल में माइनस 2 एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दो, तो डिवाइडिंग बाई माइनस 2 एक्स वाई जेड, डिवाइडिंग बाई माइनस 2 एक्स वाई जेड वी गेट। अब देखो डिवाइड करो, तो जब डिवाइड करोगे माइनस 2 एक्स वाई जेड से, तो माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया, प्लस बचा और सी रहा, एक्स और वाई कैंसिल हो गया, जेड बच गया, यानी सी बाई जेड ऐसा है।
दूसरे में देखो -2 से -2 कैंसिल, और z खत्म, x समाप्त हो गया b/y, तो यह प्लस b/y प्लस -2 समाप्त हो गया, a z और y, x y z में जब डिवाइड करोगे तो z से z कैंसिल, y से y कैंसिल, x बचा, तो यहाँ से a बाई कैपिटल x इक्वल टू 0। यही देखो आपको एक कंडीशन लाना था, a बाई एक्स प्लस b बाई वाई प्लस c बाई जेड लिखा गया इतना, लेकिन 3 वर्क आपने किया है। पहला वर्क क्या कि जो नॉन सिमेट्रिकल फॉर्म में दिया है उसका सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखना। क्यों सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन लिखा गया? क्योंकि जब सिमेट्रिकल फॉर्म में इक्वेशन मिल जाता है तब उसमें उस पर एक पॉइंट मिल जाता है और उसका डायरेक्शन कोसाइन मिल जाता है। तो डायरेक्शन कोसाइन जब मिल जाता है तो एल से फोर्स में जो उसके अलांग वर्क करता है प्रोडक्ट करते हो तो हमारा उसका एक्स कंपोनेंट देता है। एम से करोगे तो उसी फोर्स का वाई के अलांग कंपोनेंट देगा, एन से करोगे तो जेड के अलांग कंपोनेंट देगा। इसीलिए हम उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करते हैं। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज कर लिया और उसका कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड एल एम एन ये निकाला। ये पहला वर्क हमारा हुआ। दूसरा हम लोगों ने क्या किया है कि कहा जा रहा है कि ये पूरा सिस्टम सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाए तब हमको ये कंडीशन मिलेगा। तो सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाए उसका कंडीशन होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एल जेड इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा जनरल फार्मूला है, लेकिन जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसमें एल की जगह क्या आया, एम की जगह क्या आया, एन की जगह क्या आया, कैपिटल एक्स वाई जेड की जगह क्या आया, तो इनकी वैल्यू को निकाला गया, इसमें रख दिया गया और रखने के बाद ये हमको रिजल्ट मिला है। अब हमें देख रहे हैं कि इसमें कैपिटल एक्स वाई जेड दो का प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ तो का प्रोडक्ट आपको नहीं चाहिए, इसलिए इसमें क्या किया गया, इसमें 2xyz से डिवाइड कर दिया और डिवाइड करने के बाद वही आया जो हमको चाहिए। तो पहला पार्ट हो गया। तो ये जो पहला पार्ट है वो हमको क्या मिला कि पूरा सिस्टम जो R और G में रिड्यूस होता है और G भी R के ही अलांग जब वर्क करता है तब हमारा सेंट्रल एक्सिस होता है और उसमें G भी समाप्त हो जाए, केवल सिंगल फोर्स बच जाए तब उसका कंडीशन नहीं होता है। तो ये निकाला गया। अब ये कहा जा रहा है अगला पार्ट, एंड दैट द इक्वेशंस टू द लाइन ऑफ एक्शंस, यानी जब पूरा सिस्टम सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो गया तो जो उसका लाइन ऑफ एक्शन है यानी जिस लाइन के अलावा वर्क कर रहा है उस लाइन का जो इक्वेशन होगा, जो ये 3 जो इक्वेशन दिए गए हैं इनमें किन्हीं 2 को लो तो उसके इंटरसेक्शन से जो लाइन मिलेगा वो लाइन उसी का होगा जिसके अलांग हमारा पूरा सिस्टम एक सिंगल फोर्स में रिड्यूस हुआ है। ठीक है ये। तो अब आप देखो इसके लिए क्या करेंगे। तो पूरा सिस्टम जब R और G में था और जब G R के अलांग वर्क किया तब वही लाइन हमारा सेंट्रल एक्सिस हो गया। अब सेंट्रल एक्सिस में R और G का थीटा है, लेकिन सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो गया, इसका मतलब G का थीटा भी 0 हो गया। यानी सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लिखें और उसमें सिंगल फोर्स ही बचे तो वो जो लाइन ऑफ एक्शन है उसका वो सेंट्रल एक्सिस ही हुआ। तो अब हम क्या करें कि R का लाइन ऑफ एक्शन और R कब आया है जब G cos थीटा भी 0 हो गया। तो जब G cos थीटा 0 हो गया इसका मतलब वो सेंट्रल एक्सिस के अलांग हुआ। तो सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लिखे और उसमें Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0 कर लें तब हमारा वो सिंगल फोर्स बचेगा। तो सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लिखो, सेंट्रल एक्सिस फोर्स वर्क along central axis force R माइनस, जब सेंट्रल एक्सिस होता है तो उसके अलांग फोर्स R वर्क करता है और G cos थीटा कपल वर्क करता है। लेकिन जब G cos थीटा भी 0 हो जाए तब हमारा ये कंडीशन आ जाता है Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0।
अब तब वो जो सेंट्रल एक्सिस होगा उसके एलांग केवल आपका फोर्स आर ही बच जाएगा। जब ये भी 0 हो जाए तो उसका रिजल्टेंट ही आता है, और तब हमारा सेंट्रल एक्सिस के एलांग केवल फोर्स आर बच जाएगा। यानी सेंट्रल एक्सिस के एलांग केवल फोर्स आर बच जाए तब हमारा यह कंडीशन, और सेंट्रल एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो हमारा यही सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन होता है। तो ये सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन में ये वैल्यू यही हमारा P होता है, और P की वैल्यू हम लोग पीछे कर चुके हैं। P की वैल्यू हम क्या लिखते हैं? P की वैल्यू ये K/R या यह वैल्यू G cos थीटा और अपान R, और G cos थीटा को हम करते हैं तो यह G/R, यह cos थीटा तो L/G और X/R प्लस M/G और इंटू Y/R और प्लस N/G और इंटू Z/R, यही होता है हमारा। अब इसमें क्या करो कि यल यम यो ना, और कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z की वैल्यू को लिख लो। तो जब लिखोगे तो यल L की वैल्यू आया है -B, देखना पड़ेगा, मिटा दिए हैं। तो इस तरह से ये हम लोगों ने कैपिटल यल की वैल्यू और ये -Y प्लस कैपिटल Z कैपिटल Y, तो कैपिटल XYZ वही आया है जो पहले से था। कैपिटल L कैपिटल M कैपिटल L, इनकी वैल्यू को लिख लिया। स्मॉल XYZ, क्योंकि ये सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन है वो करंट कोऑर्डिनेट के रूप में रहेगा, और ये जो कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z है उनकी वैल्यू वही आया है, कैपिटल X Y कैपिटल Z वही, तो उसको लिख लिया गया। अब आप यहाँ देखो कि सेंट्रल एक्सिस के अलांग हमारा जो फोर्स है वो वार हो, और जो कपुल है वो G cos थीटा होता है। लेकिन जब ये G cos थीटा 0 होगा तब वो सिंगल फोर्स में रिड्यूस होगा, और जब G cos थीटा 0 होगा तो ये पीछे की आर्टिकल में किया जा चुका है कि ये 0 होता है तो ये कंडीशन हमको मिलता है। और जब ये कंडीशन मिला तो इस वैल्यू को जब हम यहाँ रखेंगे, टोटल देखो RG आ गया डिनोमिनेटर, तो ये G से यह G कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में R², तो LX प्लस MY प्लस NZ जब ये 0 हुआ तो ये पार्ट आपका 0 हो गया। ये पिच की वैल्यू यहाँ से यह LX प्लस MY प्लस NZ और अपान R², ये आ गया, ये R², ये है। अब इसी में LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू 0, तभी हमारा सिस्टम जो होगा वो सिंगल फोर्स में रिड्यूस्ड होगा। तब इसकी वैल्यू को जब ये रखोगे तो ये 0/R², यानी G ऐसा है। अब यहां से देखो जो 3 इक्वेशन ये निकलने हैं, 3 इक्वेशन, ये इसकी वैल्यू को जब 0 के इक्वल करोगे तो एक इक्वेशन आएगा, दूसरे को जब 0 करोगे तो दूसरा आएगा, तीसरे को 0 करोगे तो तीसरा आएगा। अब एक एक करके हम लेते हैं। तो आप देखिए ये वैल्यू जब 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमको ये डिनोमिनेटर को भी 0 की तरफ प्रोडक्ट होकर के 0, तो ये वैल्यू आ गया। अब यहाँ से मिलेगा -CX -AZ और -ZX और प्लस XZ इज इक्वल टू 0, और थर्ड जो आएगा वो आपका -BX -AY -XY प्लस YX इज इक्वल टू 0, ऐसे आया। अब आप देखिए जो आपके पास है वो चीज़ हमको कैसे मिलेगा। तो इसमें ये देखा जाए कि जो ये वैल्यू है, ये फोर्स में 2 चीज़ें आई है। हमको जो ये लाना है, ये डिनोमिनेटर में कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z है, लेकिन हमारा कैपिटल XYZ ये न्यूमरेटर है, इसलिए न्यूमरेटर से हमको कैपिटल XYZ को हटाना है। तो उसको हटाने के लिए देखो फोर्स 2 ही है, एक कैपिटल Y कैपिटल Z कैपिटल Y, तो Y Z से डिवाइड कर दो।
तो ऐसा डिवाइड करने से जो न्यूमरेटर में कैपिटल में वाई जेड है वो आपका कैंसिल होगा, डिनोमिनेटर पे आ जाएगा। तो दिस इंप्लाई माइनस सी वाई अपान वाई जेड माइनस बी जेड अपान वाई जेड और माइनस वाई जेड अपान वाई जेड और प्लस जेड वाई अपान वाई जेड इक्वल टू 0। इसको करने के पीछे सिर्फ इतना ही पर्पज है कि हमारा जो रिजल्ट लाना है कैपिटल एक्स वाई जेड डिनोमिनेटर में है और यहाँ न्यूमरेटर में है। तो न्यूमरेटर में जो है उसके प्रोडक्ट से टोटल में डिवाइड कर दो। तो वाई जेड से लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड करो और राइट हैंड साइड में भी करो, जिससे इसकी इक्वालिटी में फर्क ना हो। लेकिन जीरो में वाई जेड से डिवाइड करोगे तो ये हमको जीरो ही देगा। तो ये आ गया। अब यहीं से आप देखेंगे ये वैल्यू कि ये y से y कैंसिल, तो माइनस सी जेड ऐसा है। और फिर यह z से z कैंसिल, तो माइनस बी वाई ये आ गया। और माइनस यहाँ से z कैंसिल, तो स्मॉल वाई बाई कैपिटल वाई और प्लस यहाँ से कैपिटल वाई से कैपिटल वाई कैंसिल, तो यह स्मॉल जेड अपान कैपिटल जेड इक्वल टू 0। ये पहले से हमको आया और पहले के कंप्लीट रिजल्ट को हम कर लेते हैं और सिमिलर पैटर्न पे इसको भी हम लोग करेंगे। तो अब आप देखिए आपका क्या क्या आया। एक तो आपको ये जो इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन में हमको सिर्फ जो टर्म आया, एक तो ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस से डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस, यह भी प्लस, ये भी प्लस और ये माइनस आ जाएगा। तो आपको एक टर्म यह मिल जाएगा माइनस जेड बाई जेड। और बाकी जो है वो आपको इसमें और एक यहाँ से वाई बाई वाई ये भी मिल जाएगा। यानी यदि माइनस से प्रोडक्ट करो तो तुम्हारा वाई बाई वाई ये मिल गया और माइनस जेड बाई जेड ये दो मिल गया। अब इसकी जगह आपका माइनस ए बाई एक्स यह है। तब आप देखोगे कि यहीं से जो पहला रिजल्ट हम लोग लाए हैं उसमें यह बी वाई और प्लस सी जेड, बी वाई प्लस सी जेड इसकी वैल्यू माइनस ए बाई एक्स, और उसको जब रख दोगे इन दोनों की जगह तो आपका माइनस ए बाई एक्स आ जाएगा, कंप्लीट आपको मिल जाएगा। तब हम क्या करें, यहाँ माइनस से प्रोडक्ट कर दो तो ये वैल्यू यहाँ सी बाई जेड और प्लस बी बाई वाई एक साथ आ गया और यहाँ से प्लस वाई बाई कैपिटल वाई और माइनस जेड बाई कैपिटल जेड इक्वल टू 0 ये आ गया। अब ये दोनों आया हुआ है, ये दोनों आया हुआ है, इसकी जगह हमको ए बाई एक्स चाहिए। तो यह रिजल्ट हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो इस रिजल्ट से हम इसकी वैल्यू को रख देंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट रिजल्ट, फ्रॉम फर्स्ट रिजल्ट ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई प्लस सी बाई जेड इज इक्वल टू 0 ये आया। अब इसी से ये सी बाई जेड और प्लस बी बाई वाई यह माइनस ए बाई एक्स, तो द अबव इक्वेशन reduces to y by capital Y माइनस जेड बाई कैपिटल जेड और यह वैल्यू माइनस ए बाई कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0। फर्स्ट पार्ट आपको जैसे मिला, सेकंड को सिमिलर पैटर्न पे करोगे तो हमको मिल जाएगा, थर्ड को सिमिलर पैटर्न पे करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो सिमिलरली ये फर्स्ट कर लो, ये फर्स्ट, यह सेकंड और यहाँ से ये थर्ड। सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड कैन बी प्रूव्ड एज
अब ये वैल्यू आपका दूसरा जेड बाई जेड माइनस एक्स बाई कैपिटल एक्स माइनस बी बाई कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स बाई कैपिटल एक्स माइनस वाई बाई कैपिटल वाई और माइनस सी बाई कैपिटल जेड इक्वल टू 0। तो इस तरह से ये हमारा कंप्लीट वर्क हो गया। तो ये जो लास्ट का किया गया है, लास्ट को अभी एक चीज़ और थोड़ा सा आपको समझना है कि अब देखो ये जो आया है, ये जो इक्वेशन आया है, ये वैल्यू ये इसी से आया है और हम ये देख रहे हैं कि यह एक्स वाई और इसमें वाई है जेड है और इसमें हमारा एक्स है जेड है और यहाँ हमारा एक्स और वाई है, यानी तीनों इक्वेशन एक्स वाई जेड के टर्म में है और एक्स वाई जेड के टर्म में जो इक्वेशन होता है, जैसे हमारा यह स्मॉल वाई है, ये जेड है, इसमें हमारा एक्स है जेड है, ऐसे ही हमारा एक्स है वाई है, तो एक्स वाई जेड में फर्स्ट डिग्री का जो इक्वेशन होता है वह एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है और इसी से ये आया है। इसका मतलब यह एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। तो जब यह एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा तो दो प्लेन के इंटरसेक्शन से एक लाइन मिलता है। तो कोई ये सेंट्रल एक्सिस से ही ये तीनों प्लेन आए हैं और जब इन तीनों प्लेन में से किसी दो को लोगे तो हमको एक लाइन का रिप्रेजेंट करेगा और ये हमको मिला है सेंट्रल एक्सिस के इक्वेशन से ही और तब मिला है जब हमारा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0 लिया गया, यानी वो जब सिंगल फोर्स में सेंट्रल एक्सिस के अलांग जब हमारा कपुल और फोर्स दोनों वर्क किया और कपुल 0 हो गया, तब हमारा जो सिंगल फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन हुआ वो लाइन ऑफ एक्शन सेंट्रल एक्सिस हुआ और सेंट्रल एक्सिस से ये तीनों मिला है। इसलिए इन तीनों में से किसी दो को लेंगे तो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और वो लाइन ही हमारा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स ये कहा जाएगा। तो इफ वी टेक एनी टू ऑफ द एबव थ्री इक्वेशंस we find a line which represent the equation of line of action of the system। इस तरह से एक कंप्लीट क्वेश्चन हुआ। देखो फाइनली हम लोगों ने जो वर्क किया, ये लंबे क्वेश्चन है लेकिन इनको समझने में कोई कठिनाई नहीं। आप सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लिखे, सेंट्रल एक्सिस के इक्वेशन के बाद तब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड एल एम एन, ये हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन में किए, वैसे इसको भी हम लोगों ने कर लिया। ये जब वर्क हो गया तब हमको पहला ये दिखाना था कि पूरा सिस्टम हमारा सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाए, उसके लिए यह कंडीशन होगा। तो सिस्टम हमारा सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो, उसके लिए एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0, उसी में एल एम एन की वैल्यू रखो और इस फॉर्म में चेंज कर लो तो तुम्हारा पहला रिजल्ट आ जाएगा। दूसरे रिजल्ट में क्या करना है कि सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लिखो और सेंट्रल एक्सिस के इक्वेशन में हमारा आर भी वर्क करता है और जी कॉस थीटा भी, लेकिन सिंगल फोर्स में रिड्यूस हो जाए तो जी कॉस थीटा को 0 होना होगा और तब हमारा कंडीशन आ जाता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू 0। अब क्या कर लो कि सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन लिखो और लिखने में जो सेंट्रल एक्सिस का इक्वेशन पी के इक्वल होता है, पी को जब चेंज करोगे तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपान आर स्क्वायर ऐसा आता है। तो जब सिंगल फोर्स में रिड्यूस हुआ तो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड 0 हो गया, यानी सेंट्रल एक्सिस के जो तीनों इक्वेशन थे
इक्वल करके यल माइनस यम माइनस एन माइनस वो जीरो के इक्वल आ गया। तो प्रत्येक को जीरो के इक्वल करोगे तो हमको ये 3 इक्वेशन मिल गए। और पहले से हमने यह पाया, दूसरे से ये पाया, तीसरे से ये पाया। तीनों एक्स वाई जेड में हमारा फर्स्ट डिग्री के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए वो प्लेन हुआ। और कोई दो प्लेन को एक साथ लोगे तो हमारा लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये सेंट्रल एक्सिस जहां हमारा कपुल जीरो हो गया है उससे ये मिला है, इसलिए पूरे सिस्टम का जो लाइन ऑफ एक्शन जो सेंट्रल एक्सिस हुआ उसी इक्वेशन को ये रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा कंप्लीट हुआ।